नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। आम बजट से मिलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी के गांव में 3 साल पहले बने शौचालयों का होगा सत्यापन। अरहर की नई किस्म विकसित करने पर दिया जाएगा जोर। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा कानून। लखनऊ के गांवों को पास की तहसील से जोड़ने की कवायद शुरू। और इस वर्ष से किसानों को स्मार्ट कार्ड से मिलेगी यूरिया। अब कृषि समाचार विस्तार से। मानसून की बेरुखी के चलते पटरी से उतरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आम बजट 2016-17 गति देगा। सरकार बजट में ग्रामीण आवास, सड़कें, सिंचाई और भंडारण जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारी भरकम धनराशि आवंटित करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के बजट में 10 से 15% वृद्धि हो सकती है। साथ ही सूखा प्रभावित राज्यों के लिए भी विशेष सहायता का ऐलान किया जा सकता है। मानसून कमजोर रहने की वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित दर्जन भर राज्यों में काफी सूखा पड़ा था। इसका सीधा असर कृषि पर पड़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर घटकर 2% रह गई है, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 की समान अवधि में यह 2.4% थी। इससे दूसरे क्षेत्रों की मांग भी प्रभावित हुई है। इसे पुनः पटरी पर लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ ढांचागत सुविधाओं में बड़े निवेश की जरूरत है, बल्कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी दरकार है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगले वित्त वर्ष में इस योजना के आवंटन में 20% वृद्धि हो सकती है। साथ ही भंडारण की उचित व्यवस्था सृजित करने के लिए भी प्रोत्साहनों की घोषणा हो सकती है। केंद्र की प्राथमिकता में दूसरा क्षेत्र ग्रामीण सड़कें हैं। देश के 6.5 लाख गांवों में से अब भी लगभग 1.5 लाख गांव ऐसे हैं जिनको जोड़ने के लिए अच्छी 12मासी सड़कें नहीं हैं। इन गांवों को जोड़ने के लिए लगभग 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना होगा। इसलिए ग्रामीण सड़कों के आवंटन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीसरा फोकस आवास पर होगा। प्रधानमंत्री ने 2022 तक सबको आवास देने का लक्ष्य रखा है। अगले वित्त वर्ष में सरकार कम से कम 30 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रख सकती है। राजधानी के 8 ब्लॉकों में पिछले 3 साल में बने शौचालयों की जांच होगी। जिला पंचायती राज अधिकारी DPRO गिरीश चंद्र ने बताया कि हर विकास खंड में 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम बनाई गई है। यह टीम लाभार्थियों के घर घर जाकर शौचालयों का सत्यापन करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ग्राम पंचायतों से शिकायतें मिली हैं कि सिर्फ कागजों पर ही शौचालय दिखाकर पैसा हड़प लिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला किया गया है। DPRO ने बताया कि राजधानी के 8 ब्लॉकों में पिछले 3 साल के भीतर 10,000 से ज्यादा शौचालयों के लिए बजट आवंटित किया गया था, लेकिन जानकारी में आया है कि कई गांवों में शौचालय बने ही नहीं। साल 2012 में करीब 3,000 शौचालयों के निर्माण के लिए मनरेगा से बजट आवंटित किया गया था, लेकिन लाभार्थियों तक रकम पहुंचने की जगह रकम का फर्जीवाड़ा कर लिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है। देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने की सख्त जरूरत को देखते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने कृषि विश्वविद्यालयों को 120 दिन की अवधि में पकने वाली अरहर की नई किस्में विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे खुले बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। दालों के उत्पादन और खपत के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद दालों का उत्पादन 170 से 180 लाख टन पर अटक गया है। देश के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि नए साल की अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे एक प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने अरहर की एक नई किस्म विकसित की है। इसकी पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी और ये फसल 160 से 180 दिन के बजाय 120 दिनों में ही पककर तैयार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 2013 लागू कर दिया गया। अब इन जिलों के BPL कार्ड धारकों लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज कम दामों में दिया जाएगा। प्रदेश में बाकी 47 जिलों में यह कानून 1 मार्च से लागू किया जाएगा।
अधिकारियों की माने तो 28 जिलों को सस्ता अनाज मुहैया करवा दिया है। कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी डीएम की है। हर महीने 5 किलो अनाज कम दामों में दिया जाएगा। इसमें 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं और मोटा अनाज होगा। कानून के मुताबिक 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिलेगा। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अनाज वितरण पारदर्शिता से कराने और अनियमितताओं को रोकने के लिए जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर सतर्कता निगरानी समितियों का गठन करवाया जाए, जिसमें आम लोगों को सदस्य नामित किया जाए। एडीएम प्रशासन आरके पांडे ने बताया कि काकोरी समेत कई ग्राम पंचायत वर्तमान में सदर तहसील से जुड़ी हैं, जबकि इनके बीच काफी दूरी है। कुछ ऐसा ही मलियाबाद तहसील से जुड़े कई गांवों के साथ है। किसी भी काम के लिए ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस दिक्कत से निजात दिलाने के लिए दोनों तहसीलों से जुड़े गांवों का सर्वे हो रहा है। जल्द ही इन्हें पास की तहसील से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने यूरिया की सब्सिडी को कम करने का फैसला किया है। इसके लिए वह 1 अप्रैल 2016 से नए नियम लागू करेगी। इसके तहत किसानों को सब्सिडी दामों पर यूरिया स्मार्ट कार्ड पर ही दिया जाएगा। उन किसानों का ही स्मार्ट कार्ड बनेगा जिनके पास खेती के लिए जमीन है। किसानों को प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से सब्सिडी दामों पर यूरिया दी जाएगी। फर्टिलाइजर मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार उन किसानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाना शुरू करेगी जिनके पास जमीन है। इसके लिए राज्य सरकारों को बता दिया गया है। स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए किसानों को जमीन के दस्तावेज अपने साथ लाने होंगे। जमीन के आधार पर किसानों के लिए यूरिया की मात्रा तय की जाएगी। स्मार्ट कार्ड बनने के बाद किसानों को बुआई के 2 सत्रों के लिए सब्सिडी दामों पर यूरिया दी जाएगी। प्रति एकड़ जमीन पर किसानों को 2 बोरी यूरिया दी जाएगी। जैसे स्मार्ट कार्ड देकर डीलर से किसान यूरिया लेगा, मशीन पर उसका नाम दर्ज हो जाएगा। इस तरह से किसान साल में 2 बार ही सब्सिडी दामों पर यूरिया ले पाएगा। फिलहाल सरकार यूरिया की सब्सिडी पर करीब 36,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों पर। धान लखनऊ की मंडी में 1,600 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,580 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1,605 रुपए, हरदोई की मंडी में 1,590 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1,610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,100 रुपए, सीतापुर में 2,080 रुपए, रायबरेली में 2,050 रुपए, हरदोई में 2,010 रुपए और फैजाबाद में 2,105 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1,610 रुपए, सीतापुर में 1,590 रुपए, रायबरेली में 1,585 रुपए, हरदोई में 1,600 रुपए और फैजाबाद में 1,575 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 5,510 रुपए, सीतापुर में 5,100 रुपए, हरदोई में 5,350 रुपए और फैजाबाद में 5,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 2,900 रुपए, सीतापुर में 2,955 रुपए, रायबरेली में 2,890 रुपए, हरदोई में 2,870 रुपए और फैजाबाद में 2,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 535 रुपए, सीतापुर में 515 रुपए, रायबरेली में 525 रुपए, हरदोई में 500 रुपए और फैजाबाद में 505 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1,400 रुपए, सीतापुर में 1,450 रुपए, रायबरेली में 1,505 रुपए, हरदोई में 1,530 रुपए और फैजाबाद में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर।
इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई नमस्कार। कृषि समाचार और मंडी भाव के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस भागम भाग भरी जिंदगी में हमको एक सुकून का पल मिलता है अपने परिवार के साथ भोजन करने में। और ये तो आप जानते ही हैं कि भोजन में अहम भोजन होता है दाल, चावल और रोटी। अरे सब्जी में भूल गया क्या? चलिए पूरी थाली कर देते हैं, दाल, चावल और सब्जी, रोटी। और इसी सब्जी से संबंधित हमारा आज का विषय भी है बेमौसमी संरक्षित सब्जियों की खेती। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उप निदेशक, राजकीय उद्यान, लखनऊ से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम चल रहा है और मौसम में एकदम से बदलाव भी आ गया, एकदम से ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई जी। तो ये सब्जियों के लिए लाभप्रद है या हानिकारक? जी, दोनों चीजें हैं। किसान भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय कृषि, जो भारतवर्ष में हम लोग खेती करते हैं, वो पूरी तौर से अभी तक खुले मौसम में खेती करते हैं और मौसम के साथ जुआ कही जाती है। ये पिछले वर्षों से अनुभव में भी आया है, देखा गया है कि तैयार फसल में ज़्यादा बरसात होने के कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से जो भी मौसम के प्रभाव होते हैं, जैसे ज़्यादा बरसात हो गई, पाला पड़ गया, तमाम इस तरह के बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो इसका असर सीधे साग भाजी के फलों पर, फूलों के उत्पादन पर पड़ता है। इस सबसे आवश्यकता आज की इस बात की हो गई है कि जो हमारी मांग है, जो उत्पादकता है, उसको गुणवत्ता युक्त उत्पादन को बढ़ाए रखा जाए और जो हमारी जनता है उसको भरपेट सब्जी, आवश्यकता अनुसार सब्जी, फल और जो जरूरत के अनुसार फूल, इनका उत्पादन भी हम लोग दे सकें लगातार बगैर किसी कमी के। इसके लिए जरूरत है कि जो हम प्रकृति पर निर्भर है हमारा किसान भाई, वातावरण पे सीधे निर्भर होता है, उससे थोड़ा बचाव की जरूरत है। जो मौसम में बदलाव आता है अचानक से वो कि सब्जियों के उत्पादन पर असर डालता है, तो ये असर क्या, मतलब ये किसानों के हित में है कि उनके नुकसान में? नहीं, मैं दोनों चीज बताई कि जो पानी की कमी थी ये तो ठीक है, सामान्य तौर पर आमतौर पर सभी फसलों के लिए पानी की आवश्यकता इस समय थी, और जो टेम्परेचर तापक्रम एकदम से बढ़ रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो बरसात होने से तमाम जो तैयार सब्जियां हैं या जो फूल वाली सब्जियां हैं जिनमें फूल आ रहे हैं उन पे नुकसान भी होगा, तो उससे उसका जो बाजार वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो कम हो जाएगी। सब्जी जो गंदी हो जाएगी, जैसे फूल गोभी है, वो थोड़ा उसकी बाजार का भाव असर पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो फूल जिनमें आ रहे हैं उनमें फूल गिर जाएंगे, यदि कहीं इसी साथ में ओला गिर गया, ओला बरसात हो गई तो और नुकसान हो जाएगा, तमाम हमारे फलियां फट जाएंगी, तापमान और कम होगा तो फटने की डर रहेगा, पत्तियां फट जाएंगी।
तो ये नुकसान भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये नुकसान भी है तो कहीं ना कहीं फायदा भी कुछ हो रहा है। इसमें तो वो सोच ही बदल रही है जिसमें कहा जाता है कि कृषि मौसम आधारित है, क्योंकि मौसम का तो असर पड़ नहीं रहा है इसमें कुछ भी। तो निश्चित तौर से अगर मौसम का असर नहीं पड़ रहा है तो उत्पादन तो अच्छा होगा जी। तो कैसे करते हैं ये खेती? 4-5 तरीके हैं इसमें, इसको क्रम से लेकर के चलना पड़ेगा। इसको नंबर 1, किसान भाइयों ने सुना होगा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस संरचना एक होती है। तो ग्रीन हाउस होता क्या है, मैं किसान भाइयों को एक तरफ पहले से बता दूं कि ये एक लोहे का एंगल आयरन का या जीआई पाइप का ढांचा होता है और उसके ऊपर पॉलीथीन, पारदर्शक पॉलीथीन शीट से उसको ढक दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो रोशनी किरणें आती हैं वो अंदर छन करके जाती हैं और अंदर छन करके जब किरणें जाती हैं तो अंदर वो उष्मा में बदल जाती हैं। उष्मा में बदल जाएंगी तो गर्मी पैदा होगी। एक तरह से देखा जाए तापमान बढ़ेगा, तापक्रम बढ़ेगा तो वो सब्जियों के लिए जो जाड़े का मौसम है, जिनको थोड़ा तापमान ज्यादा चाहिए जमाव के लिए, उनके अनुकूल बना देता है। दूसरे, उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आप जानते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होने लगती है, भोजन बनाने की क्रिया तेजी से होने लगती है। ये है जो सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम लोग बहुत सुने हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है। तो ग्रीन हाउस इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब इसमें 3-4 जो संरचनाएं होती हैं जिनको किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। 3-4 प्रकार की, सस्ती से लेकर के मध्यम और बहुत उच्च तकनीकी वाली आ गई हैं। एक एक करके बात करें तो एक नंबर पे आती है नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, जिसमें आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। सीधे ऐसे ही ग्रीन हाउस बनाते हैं तो ढांचा जीआई पाइप का ढांचा बना लेते हैं और ढांचे पर बना करके उसके ऊपर फिर प्लास्टिक का जो नेट होता है, प्लास्टिक नेट, उसको ये 50 से 40 से 60 मेस का होता है, एक माप होती है, उसके अनुसार इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद फिर इस पे जो 200 माइक्रोन की पॉलीथीन शीट डाल देते हैं। इस पे क्या करते हैं, चूंकि नेचुरली नेचर के साथ में है, कोई हमको विद्युत उपकरण नहीं लगाना है, उससे नहीं चलाना है, तो सीधे सीधे दोनों तरफ फिक्स कर देते हैं, आगे और पीछे, और दो जो साइड की दिशाएं होती हैं उसमें से खोल देते हैं, ओपन टाइप पर्दा की तरह से रखते हैं, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो उसको ढक दिया जाए, जो पॉलीथीन प्लास्टिक है, और जब जरूरत पड़े तो उसको ऊपर उठा दिया जाए, खुला हुआ एरेशन उसके अंदर हो सके। मतलब ऊपर से तो कवर रहेगा, बाकी दोनों किनारों से जो आने जाने का जो रास्ता है वो खुला रहेगा। हाँ। और उसको बंद भी कर सकते हैं, ऊपर से और दाएं बाएं से पूरा कवर रहेगा। हाँ, पूरा कवर रहेगा। तो इसको जब आवश्यकता पड़ेगी दाएं बाएं से किनारे से, तो इसको उठा देंगे या नीचे कर देंगे। तो ये संरचना थोड़ी सस्ती पड़ती है, किसान भाई इसको आराम से अपने खेतों पे बना सकते हैं। और इसके अंदर फिर वही प्रक्रिया बताई कि जो आपके खुले मौसम में जो असर पड़ते हैं, जैसे ज़्यादा बरसात हो गई, ओले पड़ गए एकदम से बेमौसम बरसात, और आपका ज़्यादा पाला पड़ गया, इससे बचत हो जाएगी वहाँ पर किसान भाई, और तापक्रम बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने ग्रीन हाउस की बात बताई, ये तो आपने बताया कि प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं जी, और जो इसमें सामान प्रयोग हो रहा है जी, ये सब कुछ बाजार में मिल जाएगा या किसी वैज्ञानिक के पास जाने की जरूरत है, सुझाव लेने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसको एक बार देखने की जरूरत है। जो हमारे संस्थान है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है जिले में, जो कृषि वैज्ञानिक, जो हमारे उद्यान विभाग के जो हमारे फार्म है, वहां पर कहीं कहीं तमाम अग्रणी जो आगे की किसान है, जो बहुत प्रोग्रेसिव किसान है, उन लोगों ने तमाम पाली हाउस, नेट हाउस बना रखे हैं, और उनको एक बार देखने की जरूरत है, जिससे कि देख लेंगे किसान भाई तो उसमें देखभाल उनको आसान रहेगी, आगे बनाने की ज्यादा सुविधा रहेगी, वो सीख लेंगे। इसमें जो दूसरी जो सबसे शुरुआती तकनीक होती है, वो सबसे जरूरी है कि आजकल हमारी सब्जियों का बीज या फूलों का बीज ये बहुत महंगा आता है। जो शंकर साग भाजी है या फूल हैं, बहुत जो कार्नेशन है, जरबेरा है, इनका सबका बीज बड़ा महंगा आता है। तो महंगा आता है तो क्या होता है, पौध हमको जो तैयार करनी है वो बड़ी सुरक्षित तैयार करनी चाहिए। पौध ऐसा हम विधि अपनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जमाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा पौध उसके हमारे तैयार हो जाएं, अच्छे जो रोपण लायक हो जाएं, ताकि उसमें जो है हमको कम नुकसान हो। इससे क्या होगा, एक छोटी सी तकनीक है जो प्रत्येक किसान भाई अपने यहाँ कर सकता है। इसको हम कहते हैं लो टनल पाली हाउस। लो टनल पाली हाउस में क्या होता है, 2 मीटर घेरे का द्वारा अर्धगोलाकार तार होता है, ये 6 मिलीमीटर मोटा होता है। इसको लगा लें और लंबाई आवश्यकता अनुसार 5 से 6 मीटर तक लगाते जाएं, तो उसमें 1-1 मीटर की दूरी पर इस तार को लगा देंगे। उसके बाद वही जो हमने बताई 50 से 40 से 60 मेस की जाली उसके ऊपर डाल देते हैं, और जाली के डालने के बाद वही 200 माइक्रोन की पॉलीथीन शीट उस पर डाल देते हैं। एक बहुत छोटा सा
सस्ते में एक तकनीकी तैयार हो जाएगी और इसमें हम पौध बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो भी हमारी सब्जियों की पौध है जो महंगी है, महंगे बीज मिलते हैं, उसको हम लो टनल पॉली हाउस, इससे किसान भाई कम से कम शुरू करें। ज्यादा पैसा अगर नहीं खर्चा कर सकते हैं, जो बहुत आधुनिक है, अत्याधुनिक है, जो ग्रीन हाउस है उनको नहीं कर सकते हैं, तो लो टनल पॉली हाउस पौध तैयार करने के लिए किसान भाइयों को जरूर, सभी किसान भाइयों को इसका प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन इसमें कर सकते हैं, कितनी सब्जियां ले सकते हैं जिससे हमारा किसान जो है बाजार में जाके उसका अच्छा भाव ले सके? हाँ, सभी सब्जियां हमारे जो अग्रणी जो जिले हैं किसान भाई देख भी सकते हैं। जैसे टमाटर है, बहुत महंगी खेती इसकी होती है, बहुत महंगा बीज आता है। शिमला मिर्च है, मिर्च है, और इसके अलावा फूल, जो बहुत महंगे फूल होते हैं हमारे, जो फूल जरबेरा है, कार्नेशन है, गुलाब है, इनकी सबकी खेती पॉली हाउस में, सेट नेट हाउस में, पॉली हाउस में बना करके करेंगे तो किसान भाई इनको अच्छी आमदनी मिलेगी। बस अर्थ ये कि मौसम को देखते हुए पॉली हाउस और ग्रीन हाउस वैसे ही तैयार करके चलें और आर्थिक स्थिति भी देख लें कि हम कौन सा कर सकते हैं, छोटा वाला, बड़ा वाला जी या लो टनल वाला। जी डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मौसम का असर तो पड़ता है खेती पर, लेकिन जैसा कि आज बात हुई, आज जो चर्चा हुई, उसमें मौसम आधारित खेती नहीं है। ये आप बेमौसम में सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं और बाजार में जब आप ले जाएंगे शुरुआती दौर में तो उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी तथा अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम 70% रही। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु क्लोरपाइरिफास 20 EC 2.0 लीटर प्रति एकड़ सिंचाई के साथ दें। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई से 10 से 15 दिन पूर्व खेत में 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद डालें। पौधों की रोपाई अधिक गहराई में ना करें तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। मटर की फसल पर यूरिया या पोटेशियम सल्फेट 2% के घोल का छिड़काव करें, जिससे मटर की फलियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।